नमस्कार, जोहार साथियों, झार पाठशाला में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अब हमारा परिवार झार पाठशाला 10,000 से भी अधिक मेंबर्स का परिवार बन चुका है और इस बात के लिए इस 10,000 से भी अधिक मेंबर्स का परिवार बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। इस सब बातों के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। आपने जिस विश्वास के साथ इस चैनल को अपना प्यार दिया है उससे अधिक इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर मिलेगा। यह मैं आपको भरोसे के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, कल ही हम लोग 10,000 का जो माइलस्टोन था उसको पार कर चुके थे। मैंने सोचा कि कल ही लाइव आ जाऊं, पर किसी कारणवश मैं कल लाइव नहीं आ पाया। फिर मैंने सोचा कि आज लाइव आ जाता हूं। तो आज लाइव आने के लिए जब मैं गया, लाइव कर रहा था, तो पता चला कि सिस्टम में बहुत सारे अपडेट करने पड़ते हैं और तुरंत ही लाइव नहीं हो जाता, उसके लिए टाइम लगता है। यानी कि अब हम लोग एक दूसरे से लाइव जरूर मिलेंगे, पर लाइव अब आज तो नहीं हो पा रहा है। कल से लाइव हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने लगेगा। तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही 10,000 होंगे हम एक दूसरे के सामने लाइव मिलेंगे, है ना। अब क्या कहें, टेक्नोलॉजी के आगे थोड़ा सा तो झुकना पड़ता है। मगर फिर से मैं आप सबको एक बार, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने इतनी जल्दी इतनी तेजी से एक एजुकेशन चैनल को, और वो भी झारखंड के एक एजुकेशन चैनल को 10,000 सदस्यों का परिवार बना दिया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट मैं कभी नहीं भूल सकता। इस सब बातों के लिए आप सबका बहुत आभार। हर किसी ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से सपोर्ट किया है। उन सब लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और भी मेरी उम्मीदें जो है वो आप लोगों से और बढ़ गई हैं। जिस प्रकार से आप लोग मेरे से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, वैसे मैं भी आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो है वो एक कंप्लीट कोर्स की चाहत रख रहे हैं। मगर मैं आपको बतला दूं कि मैं कोर्स देने के मूड में एकदम नहीं हूं, कोर्स बेचने के मूड में एकदम नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि आपको कोर्स देकर के सारी चीजें बतलाऊं। मैं चाहता हूं कि यूं ही YouTube पे आकर के मैं आपको जितना सपोर्ट कर सकता हूं सीजीएल वालों, उतना सपोर्ट आपको करता रहूं। आपको जहां भी, जिस टॉपिक में जब भी दिक्कत हो, आप बस उस टॉपिक को कमेंट करो, मुझे लगेगा तो मैं उसका क्लास आपको YouTube पे देने का प्रयास करूंगा। आपको हर तरह से सपोर्ट करने का प्रयास करूंगा। और दूसरी बात यह भी है कि ऑलरेडी मेरा एक, जिस संस्थान के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां पे मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है। तो यहां पे भी कोर्स लाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। इसके अलावे तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप सोचेंगे कि फिर हमको यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलेगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपका रिवीजन करवाया जाएगा। जो टफ टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को मैं क्लियर करूंगा, यूट्यूब पे बतलाने का प्रयास करूंगा। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये सब बातें सीजीएल के लिए, सीजीएल वालों के साथ इतना। बाकी जो भी एक्साइज कांस्टेबल के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं बतला दूं, फिर से एक बार मैं बतला रहा हूं कि आप लोगों के लिए 100 रुपए से भी कम में, बेहद कम फी में आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट कोर्स ला रहा हूं। और भी मैं आप लोगों के लिए बतला दूं, जो सीजीएल वाले हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि आपके लिए मैं कंप्यूटर साइंस, जीएस और भी जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सब के लिए मैं अच्छे अच्छे शिक्षकों से कांटेक्ट कर रहा हूं। और वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे और आप लोगों को क्लासेस देंगे। और उसके लिए दोस्तों आपको किसी भारी भरकम फी चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी होगा, जो भी सारी बातें होंगी, वो आपके फेवरेबल ही होंगी। आपके फेवर में ही सारी की सारी बातें इस संस्थान से आपको देखने को मिलेंगी। और आप देखना कि ये झारखंड का इकलौता संस्थान बनेगा जिसे सबसे ज्यादा लोग प्यार भी करेंगे, और इस संस्थान से सबसे अधिक रिजल्ट भी होने वाला है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। चाहे वो खोरठा की बात हो, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट की बात हो, हर सब्जेक्ट में लोग यहां से झंडा गाड़ेंगे, ये मेरा दावा है। और बस आप देखते चलिए, लगातार आपके सामने अब शिक्षक आएंगे और आकर के अपने अपने क्लास देंगे। बहुत जल्द आप लोगों को मैं शिक्षकों से भी मुलाकात करवाऊंगा। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं, एक्साइज कांस्टेबल वाले परेशान ना हो, उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐप बनने में थोड़ा सा देर हुआ है, और चूंकि बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी हो गई हैं तो मुझे वक्त मिला ही नहीं। ऐप हालांकि बन ही रहा है, बन ही जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह के अंदर ऐप आ जाएगा। ऐप आने के बाद मैं सीजीएल वालों को भी मदद कर पाऊंगा। और जैसा कि आप नोट्स मांगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शब्दावली को लेकर के आप कमेंट करते हैं, पीडीएफ मांगते हैं, वो सब मैं अपने ऐप्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज के सेशन में मैं सिर्फ आपको सपोर्ट मांगने के लिए या क्या दूंगा ये बोलने के लिए नहीं आया दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। तो आज के सेशन में आप लोगों ने कहा था कि सर आपने पोयम तो बता दिया, एक पथिया डोंगल महुआ का, उसका एमसीक्यू दे दीजिए। तो दोस्तों, जो पोयम
ताबे हमें कभी नाए, ए.के. झा का पोयम था और उस पोयम को मैंने आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ाया था। उसका एमसीक्यू मैंने आपको नहीं दिया था, तो आज के सेशन में उसका कंप्लीट एमसीक्यू मैं आपको देने जा रहा हूं। एक से एक सवाल है, उन सवालों का आप जवाब दीजिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सबका थैंक यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, है ना, एकदम दिल से, दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट दिया। आप बस सपोर्ट देते रहिए, फिर देखिए मैं बदले में आपको कितना कुछ देता हूं। तो दोस्तों चलिए आज के सेशन को हम लोग जाया नहीं करेंगे। देखो, अजीत कुमार झा के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें जानते हो और हर सेशन में मैं आप लोगों को बतलाता हूं। इस सेशन में मैं आप लोगों को बतला रहा हूं कि अजीत कुमार झा से आपको बहुत सारे सवाल एग्जाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका लिखा हुआ आपको लोक कथा पढ़ना है, इनका लिखा हुआ आपको पोयम पढ़ने के लिए दे दिया है, इनका जीवनी भी पढ़ने के लिए दे दिया है। तो दोस्तों आप यकीन मान करके चलो कि ए.के. झा से रिलेटेड इनका मतलब जीवनी से, जीवन परिचय से या इनसे संबंधित सवाल तकरीबन आपको 7 से 8 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम गारंटी है, ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल तक जा सकता है। इसलिए झा जी के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और सारी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हर जगह, हर सिलेबस के हर पार्ट में आपको झा जी देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहां पे आपको मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा, बाद के सेशन में या बाद के क्लासेस में मैं आपको और भी डिटेल से जानकारी दूंगा। देखो, अजीत कुमार झा, ए.के. झा हम लोग कहते हैं, ए.के. झा शॉर्ट में, पूरा नाम इनका अजीत कुमार झा है। इनका साहित्यिक उपनाम जो है वो झारपात है ना। इनका जन्म 20 जून 1939 को चंडीपुर बोकारो में हुआ था। खोरठा भाषा साहित्य के पिलर माने जाने वाले हैं, पिलर माने जाते हैं हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी। जैसे हमारे पानुरी जी हैं, वैसे हमारे डॉक्टर ए.के. झा जी भी हैं। तो इनका जन्म 20 जून 1939 को हुआ था, ब्राह्मण परिवार में चंडीपुर बोकारो में हुआ था। लक्ष्मी नारायण झा और कुसुम बाला देवी के यहाँ इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। दोस्तों ये पीटीपीएस में स्टोर कीपर की नौकरी करते हुए 1999 में रिटायर हुए। ये फैक्ट याद रखना। पीटीपीएस पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में ये क्या करते थे, स्टोर कीपर का जॉब करते थे और वहां से काम करते हुए 1999 में ये रिटायर हुए। आप पूछोगे कब से कब तक ये काम किए थे, तो 1975 से लेकर के 1999 तक इन्होंने वहां पे काम किया। 29 सितंबर 2013 को इनका देहांत हो गया। ये हम लोगों के बीच से चले गए, मगर इन्होंने जो दीपक जलाया खोरठा भाषा साहित्य को लेकर के, वो दीपक आज भी जगमगा रहा है और आगे भी ये दीपक जो है वो जगमगाता रहेगा। जो बीज इन्होंने बोया वो बीज एक दिन बड़ा वृक्ष बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, और ये बन भी रहा है। ये खोरठा भाषा आज देखिए कि कितने लोगों तक पहुंच चुका है। इनके द्वारा जो भाषा साहित्य हमारा खोरठा भाषा साहित्य है, आज दूसरे भाषा बोलने वाले भी लोग खोरठा भाषा को चूज कर रहे हैं, खोरठा भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरे स्टेट में रहने वाले लोग भी खोरठा भाषा को चूज कर रहे हैं, खोरठा भाषा से अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब में किनका हाथ है, कहीं ना कहीं झा जी का, पानुरी जी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का, विश्वनाथ नागर जी का। तो बहुत सारे लोग हैं, उन सब का नाम गिनाना संभव नहीं है। इन सब ने मिलकर के खोरठा भाषा साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किया और परिणाम यही है कि आज हम लोग अपनी मातृभाषा में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अपनी मातृभाषा में आज हम लोगों को एग्जाम देने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो झा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। झारपात इनका उपनाम, मौसम वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने मौसम विज्ञान के क्षेत्र में मौसम को लेकर के, मौसम की सटीक अध्ययन को लेकर के एक सिद्धांत दिया, जिसको हम लोग कहते हैं धरा गगन सिद्धांत। ये सिद्धांत इनका काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको कविता नहीं पढ़ा रहा, आज के सेशन में मैं आपका टेस्ट लेने के लिए आया हूं। आपको मैं ये कविता ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं और इस कविता को दोस्तों ऑलरेडी 10,000 से अधिक लोगों ने बहुत बेहद कम समय में देख लिया है और आप लोगों का काफी प्यार भी मिला। आप लोगों को ये कविता काफी पसंद भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी तो लोग समझ ही जाते हैं, कविताएं मतलब जब सारे स्टूडेंट समझते हैं तो दिल से खुशी मिलती है, अच्छा लगता है कि चलो कविताएं समझ जा रहे हैं तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर मैं कविताएं समझाने में सफल हो रहा हूं तो मेरे लिए ये बड़ी उपलब्धि के समान है। और मैं बताऊं, मुझे कविताओं में बहुत इंटरेस्ट है, रियली में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे सबसे ज्यादा मजा कविताएं पढ़ाने में ही आता है, गीत पढ़ाने में आता है, कहानियों में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो ताबे हमें कवि ना, ये ए.के. झा का लिखा हुआ कविता है, एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित हुआ। और एक पथिया डोंगल महुआ से अगर मैं सवाल पूछूं कि इसका पहला संस्करण कब आया, दूसरा संस्करण कब आया, तो दोस्तों आपको मालूम है कि इसका पहला संस्करण आया था 1990 में, दूसरा संस्करण आया 2005 में। दूसरा संस्करण कब आया, 2005 में आया। आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतने पुख्ते होते चले जाओगे। तो 1990 में इसका पहला संस्करण, 2005 में इसका दूसरा संस्करण। और संतोष महतो इस एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक भी हैं और संकलन करता भी हैं। ये चीजें, एक चीज याद रखना। तो यहां पे पहला सवाल ये है कि कखन झा जी ताबे हमें कवि नाय,
इस कविता में आपने देखा था ना कि कवि जी कुछ शर्त बतलाते हैं। कवि जी क्या करते हैं, कुछ शर्त बतलाते हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। तो कवि जी क्या शर्त बतलाते हैं, कुछ स्थितियां बतलाते हैं। वो कहते हैं कि इन स्थितियों में तो मैं बिल्कुल भी कवि नहीं हूं। कुछ स्थितियां बतलाते हैं जिन स्थितियों में कवि जी बोलते हैं, डॉक्टर ए के झा जी बोलते हैं कि मैं इन स्थितियों में तो बिल्कुल भी कवि नहीं हूं। और फिर ये एक कंडीशन बतलाते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन है एक साहित्यकार के साथ तो फिर मैं एक कवि हूं। और वो कौन सा स्थिति था जिसमें ये अपने आप को कवि नहीं मानते, वो कौन सा स्थिति था जिसमें ये अपने आप को कवि मानते हैं, कैसा कवि मानते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को मैं बतला चुका हूं। तो सवाल पूछने का मैं अधिकार रखता हूं। तो इस सवाल का आप जवाब दो कि कखन झा जी यापन के कवि नाय मानहथिन, यानी कि किस परिस्थिति में झा जी अपने आप को कवि नहीं मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यदि कवि माने सुधे भाट है तखन, यदि कवि कम नाचेक है तखन, यदि कवि माने गवैया है तखन। ये बीसी तीनों, तो जी हां ABC तीनों कवि जी साफ साफ कहते हैं कि देखो अगर कवि होने का मतलब भाट या चारण का मतलब क्या होता है मैं आपको बताया, जो जीविकोपार्जन के लिए कविताएं रचते हैं, जो जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं, गीत रचते हैं, उनको हम लोग भाट कहते हैं। ये पहले राजाओं के यहाँ रहा करते थे और राजाओं की प्रशंसा में रचनाएं कर दिया करते थे, एकदम झट से रचना कर दिया करते थे इन लोग, और रचना करके राजा को सुनाते थे, राजा को खुश कर दिया करते थे, समझे ना। राजा खुश होता था तो राजा भाई क्या करता था, इन लोगों को पैसा देता, मतलब इन लोगों को धन देते थे राजा जी, और राजा साहब जब धन देते थे तो इन लोगों का जीवन चलता था। तो इनका काम ही था राजाओं को खुश करना। मगर जब राजा नष्ट हो गए तो ये क्या करने लगे, ये घूम घूम करके लोगों को अपनी कविताएं सुनाने लगे, अपना गीत सुनाने लगे, जिससे खुश होकर के जब समाज के लोग या गांव के लोग जहां जहां ये जाते थे अपना गीत सुनाने के लिए, वे लोग कुछ ना कुछ इन लोगों को दे दिया करते थे। तो ये लोग भाट कहलाते। क्या कहलाते हैं? ऐसे लोग भाट कहलाते हैं जो जीविकोपार्जन के लिए कविता गीत ये सब रचते हैं। तो झा जी कहते हैं कि देखो अगर ऐसी बात है ना कि कविता रचना कवि होने का मतलब भाट होना है, तो मैं बिल्कुल भी कवि नहीं हूं। अगला कि यदि कवि काम नाचेक है, बोलते हैं कि देखो अगर कवि, मैं तो भाट होना अगर कवि होने का मतलब है तो मैं नहीं हूं। बोलते मैं तब भी कवि नहीं हूं जब कवि का होने का मतलब नाटुआ नाच करना है, मतलब नर्तक होना है, नाचने वाला होना है, तब भी मैं बिल्कुल कवि नहीं हूं। फिर एक जगह कहते हैं कि देखो कवि का मतलब अगर गवैया होना भी है, क्योंकि कवि लोग जो है ना बड़ा एकदम सुर में गाते हैं और गा गा करके लोगों को लुभाने का काम करते हैं, नाच नाच करके गाते हैं, मतलब अपनी कविता का पाठ करते हैं, नाचबो करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो कवि जी कहते हैं कि नहीं, ये नाचने वचने के लिए और गाने वाने के लिए अगर कवि होना है तो मैं बिल्कुल कवि नहीं हूं। ये तीनों कंडीशन में कवि जी क्या करते हैं, अपने आप को कवि नहीं मानते। और यही तो सवाल था कि कखन अपने आप के कवि जी झा जी जो है से कवि ना मानो होती। तो ये तीनों कंडीशन में झा जी अपने आप को कवि नहीं मानते हैं। अगले सवाल की तरफ चले, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि कवि माने गवैया है ताई झा जी सबले सेरा कवि केकरा मानो होती। देखो अगर कवि होने का मतलब गवैया होना है तो गवैया होना है। एक जगह कवि जी साफ साफ कहते हैं कि अगर कवि होने का मतलब गवैया होना है तो कवि जी सेरा कवि होने का क्या मतलब है, सेरा। ये सेरा का मतलब क्या होता है, नहीं कहते सबले शेर है। ये सबले शेर है मतलब सबसे मजबूत है, सबसे शेर होने का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो सबले शेरा मतलब सबसे श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठ। तो कवि जी यदि कवि माने गवैया है ताई झा जी सबले श्रेष्ठ कवि किसको मानते हैं, केकरा मानते हैं, भाट के, उदय शंकर के, लता मंगेशकर या केकरो ना है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, जब कवि जी ने ये कहा कि अगर कवि का मतलब गवैया होना है, गायक होना है, तब तो सबसे श्रेष्ठ कवि कौन हो जाएंगी, हमारी लता मंगेशकर हो जाएंगी। क्योंकि लता मंगेशकर सुर तो अब बहुत ही सुरीला है, आवाज तो बहुत ही मीठा है, इनसे श्रेष्ठ गायक कौन हो सकता है। अब तो ये हमारे बीच नहीं रही, मगर लता मंगेशकर का कवि जी ने इस कविता में जिक्र किया है, किस रूप में, सबसे श्रेष्ठ गवैया के रूप में। और बोलते हैं कि अगर सबसे श्रेष्ठ गवैया ही कवि है तो लता मंगेशकर सबसे श्रेष्ठ कवि हुई ना। तो लता मंगेशकर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि कवि माने नचवैया है, कवि का मतलब अगर नाचने वाला है, तो झा जी सबले सेरा। अब सेरा कवि केकरा मानो थी, सेरा शब्द अब स्पष्ट है ना, सेरा शब्द तो अब स्पष्ट होगा। तो झा जी सबसे श्रेष्ठ कवि किसको मानते हैं, अगर कवि का मतलब नचवैया होना है तो, नर्तक होना है तो सबसे श्रेष्ठ कवि किसको मानते हैं। तो नर्तक के लिए कवि जी ने उदय शंकर का नाम लिया अपनी कविता में और कहा कि अगर कवि का मतलब नचवैया होना है तब तो सबसे श्रेष्ठ कवि उदय शंकर हो, क्योंकि उनके समय में सबसे श्रेष्ठ नर्तक उदय शंकर रहे होंगे, है ना। तो उदय शंकर का इन्होंने जिक्र किया। और
क्वेश्चन के हिसाब से आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन में झा जी क्या कहते हैं, अगले ऑप्शन में झा जी कहते हैं कि झा जी कखन अपन के छोट मोट कवि मानोहत। वो कौन सी स्थिति है जब झा जी अपने आप को एक छोटे मोटे यानी कि मामूली, छोटा मोटा कवि मानने का होने का मतलब क्या है, मामूली से कवि। तो झा जी अपने आप को एक अधना सा, छोट मोट का मतलब सच में छोटा मोटा नहीं, हालांकि झा जी हमारे कद काठी के बड़े भी नहीं थे, छोटे मोटे ही थे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोट मोट का मतलब है मामूली, अधना सा, एक मामूली सा, ठीक है। तो वो कौन सी स्थिति है जब झा जी अपने आप को एक मामूली सा कवि मानते हैं, ये आपको बताना है। तो यदि कवि माने साहित्यकार हेवे खे तखन, चाहे यदि कविता माने भावे गुणे विचारक धार हेवे तखन, ये भी दोनों, या जे काय किलबी करबे जाने तखन। अब काय किलबी करबे जाने मतलब जो हंसाना हंसाना, मतलब आनंद देना, एंटरटेन करना जानता है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो कवि जी अपने आप को एक मामूली कवि मानते हैं, एक छोटा मोटा कवि मानते हैं, जो कि इस कविता में ताबे हमें नायक कविता में ही इन्होंने कहा। और परिस्थिति क्या बतलाया, सिचुएशन क्या बतलाया, बोले कि यदि कवि का मतलब साहित्यकार होना है, साहित्यकार लिखा जाता है खोटा में, हिंदी में हम लोग साहित्यकार बोलते हैं। तो साहित्यकार कौन है, जो साहित्य का सृजन करता है। साहित्य क्या है, साहित्य मतलब ऐसी रचना जो समाज के लिए हितकारक हो, समाज के लिए, समाज के लोगों की भलाई के लिए जो रचना होती है वही साहित्य है। ऐसा ना कि बड़का लंबा गाली लिख दिए, 10 पेज का गाली लिख दिए किसी को और बोले कि ये तो साहित्य है, हमने रचना किया साहित्य में, है ना, तो उसको साहित्य नहीं माना जाएगा। ऐसी रचना को साहित्य माना जाता है जो समाज के हित के लिए हो, सब लोगों के भलाई के लिए हो, सजोड़ हित, ऐसी समाज साहित्य की परिभाषा दी जाती है, सजोड़ हित। साहित्य शब्द सहित शब्द में यत प्रत्यय लगाने से बना है। क्या लगा है, यत प्रत्यय लगाने से, साहित्य शब्द में यत प्रत्यय लगाने से साहित्य शब्द बना है। तो सहित मतलब क्या, सजोड़ हित, यानी कि सबों का हित, सबों का भला, सबों का कल्याण। तो ऐसी रचना जिससे सबका हित हो, सबके लिए हितकारक रचना ही क्या है, साहित्य है। ये हो गई साहित्य की परिभाषा। तो कवि जी क्या कहते हैं, कवि जी कहते हैं कि अगर कवि का मतलब साहित्यकार होना है तब मैं एक मामूली सा कवि हूं। ये बात तो कहे, सच बात है। फिर इन्होंने क्या कहा कि यदि कविता का मतलब भावे गुणे, भावे मतलब सोचना, भावे गुणे मतलब सोचना विचारना, ठीक है। तो कविता माने, कविता का मतलब भावे गुणे विचारक धार, धार मतलब तेज, ठीक है। धार देखे ना, धार, सोचने विचारने में धार लाना, मतलब सोचने विचारने में क्या लाना, तेजी लाना, सोचने विचारने की क्षमता में विस्तार लाना, अपना जो सोचने की क्षमता, तार्किक क्षमता, उसको बढ़ाना। अगर कविता का मतलब ये कि लोगों के सोचने समझने की क्षमता में क्या हो, विस्तार हो, उसमें तरक्की हो, उसमें इजाफा हो, तब मैं मानूंगा कि मेरी कविता कविता है। और ऐसी कविता का रचना करने के पश्चात ही मैं अपने आप को एक कवि मानूंगा, एक साहित्यकार मानूंगा, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। देखो होता क्या है ना कि अगर आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, तो अब किसी चीजों को अच्छे तरीके से सोच पाते हो, तार्किक रूप से समझ पाते हो कि कोई चीज सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। अगर आपके पास समझ है तो, बुद्धि है तो। और कवि जी यही चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि कवि जी लोगों की बुद्धि में अपनी कविता के माध्यम से इजाफा करना चाहते हैं, उनको समझदार बनाना चाहते हैं। तो कविता का मतलब अगर लोगों को समझदार बनाना है, लोगों के तार्किक क्षमता में वृद्धि लाना है, तब मेरी कविता कविता मानी जाए। और तब ऐसी कविता का रचना करके मैं अपने आप को एक अदना सा, मामूली सा कवि मानता हूं। क्या मानता हूं, मामूली सा कवि मानता हूं। तो ए बी इसका दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए बी दोनों हो जाएगा। अगला यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला हम चले अगले सवाल की तरफ। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। कवि झा जी कैसन कवि कवि नाय मानथिन। कवि झा जी जो है वो कैसे कवि को बिल्कुल भी कवि नहीं मानते। कैसे कवि को बिल्कुल भी कवि नहीं मानते, जे यापन पेट खातिर कविता रचे। आपने देखा कि यदि कवि माने सुधे भाट है, ताय हमें कवि नाय कहते हैं ना। तो कहते हैं कि देखो, तो भाट जो है वो अपने पेट के लिए कविताएं रचता है। तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। जे काय किलबी करे खातिर कविता रचे, काय किलबी करे के लिए यानी कि लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए क्या करे, कविता का रचना करे। तो ऐसे कवि जी ने यह भी कहा कि जो काय किलबी के लिए कविता रचते हैं उसको मैं कवि नहीं मानता। यह बात भी सही है।
अगला, जे गावे नाचे ले कविता रचे, जो गाने के लिए नाचने के लिए कविताएं रचता है, तो ऐसे को भी कवि जी कवि नहीं मानते हैं। सवाल क्या है, कवि जी कैसन कवि कवि नाय मान हथिन, तो ये सब आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। आप लोग जवाब देते चलिए, आप लोगों का जवाब आते रहना चाहिए जैसे ही मैं बोलता हूं समझ करके। और सारी चीजों देखो, ऑप्शन को एक एक जो आपका ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन को पढ़ते भी जाना, समझते भी जाना, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले, चीजें आपको याद आती जाए। क्योंकि आप पढ़ करके एक बार में समझ तो जाते हो, सब समझ जाते होगे, मगर दोस्तों मुसीबत याद रखने में, लोग भूल भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो भूलने से बचना है हमें, और उसके लिए एक ही काम है, बार बार रिवीजन करना, चीजों को बार बार सोचना, बार बार करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, है ना। तो जखन कवि माने सुधे साहित्यकार है, तखन झा जी यापन के की मानोहत। अब देखो, जब कवि का मतलब सिर्फ साहित्यकार होना है, तब कवि जी अपने आप को क्या मानते हैं बतलाओ। तो जब कवि का मतलब सिर्फ सुधे साहित्यकार, मतलब सिर्फ साहित्यकार होना है, कवि जी ने कहा ना, यदि कवि माने सुधे साहित्यकार, ताए हमें कवि, तो अपने आप को कैसा कवि मानते हैं, आपन के छोट मोट कवि, आपन के बड़का कवि, या आपन के बड़का साहित्यकार, डी में सभे। अब बताओ आप लोग थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। यदि कवि होने का मतलब, कवि जी कहते हैं कि अगर साहित्यकार होना है, सिर्फ साहित्यकार, तब मैं कवि हूं, लेकिन कैसा कवि हूं, छोटा कवि हूं, बड़ा कवि हूं, बड़ा साहित्यकार हूं, क्या हूं बताओ। तो इसमें कहते हैं कि यदि कवि माने है वे सुधे साहित्यकार, ताए हमें एक छोट मोट कवि, छोट मोट के बारे में मैंने अभी आपको बतलाया था, एक मामूली से कवि, एक अदना सा कवि, एक छोटा सा कवि, ये अपने आप को एक छोटा सा कवि मानते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चले तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ए होगा, बाकी चीजें गलत है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, तबे हमें कवि नाय किनखर कविता लागे। ये तो आसान सा सवाल आ गया, तबे हमें कवि नाय किनका रचा हुआ कविता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करो। और उसके पहले आप लोग पानुरी जी की लिखी हुई एक पथिया डोंगल महुआ में प्रकाशित पहली कविता का भी जिक्र करो, पहली कविता का भी जिक्र करो। ठीक है, हाँ, व्याकुल, व्याकुल किसका उपनाम है, ये भी आप लोग कमेंट करो। ए.के. झा जी का उपनाम क्या है, ये भी कमेंट करो। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, ये भी आप लोग कमेंट करो। और बताओ कि सुकुमार जी का लिखा हुआ जो कविता है वो कौन सा है। एक पथिया डोंगर में हम आपको पढ़ना है ना। चलो ये भी आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक मैं बताता हूं, है ना। हमनी सब एक आप लोगों को पढ़ना है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर कौन कौन कविता पढ़ना है बताइए, का पढ़ना, बड़े लोग यो कमेंट करता है यो पढ़ना है अजीब लगता है। बताइए, इतना लोग अपना सिलेबस पढ़ चुका है, बहुत सारी चीजें अभी तक लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और उन लोगों को यो नहीं पता कि का पढ़ना है, का पढ़ना है, पता होना चाहिए। एक पथिया डोंगल महुआ में आपको 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की कविता को पढ़ना है। ठीक है, हमनी सब एक से शुरू करके ढेसा ढेसी छोड़ में खत्म करना है ना। हमनी सब एक से शुरू करके ढेसा ढेसी छोड़ में खत्म करना है। ठीक है, आरंभ से 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक की कविता पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर की कविता कौन सी है, हमनी सब एक, है ना, ये पानुरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। व्याकुल जी के बारे में मैंने पूछा कि इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। या तो युवा गुलामी को मिटा करके दम ले, वरना अच्छा है सर को कटा करके दम ले। ये कलम चलते थे ऐसे हमारे व्याकुल जी की, ऐसी शायरियां लिखा करते थे, ऐसी कविताएं लिखा करते थे। ये अच्छा है युवा या तो गुलामी को मिटा करके दम ले, वरना अच्छा है कि सर को कटा के दम ले। ए.के. झा जी के बारे में मैंने आपको पूछा कि इनका उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम है दोस्तों झारपात। क्या नाम है, झारपात नाम है। सुकुमार जी का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और इनका कौन सी कविता है वो, आगू करब आपन देश, आगू करब आपन देश, आगू करब आपन देश, ये कविता है ना इनका। चलो अब देखो आ जाओ, एक इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमें कवि नाय किनखर कविता लागे, तो दोस्तों ये झा जी की लिखी हुई कविता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर ए.के. झा की लिखी कविता है। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है, ताबे हमें कवि नाय कविता के माध्यम में झा जी की बतवे कोशिश करल थी। अब देखो इस कविता के माध्यम से झा जी आखिर में बतलाना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है इनका इस कविता रचने के पीछे। झा जी की कोई भी कविता बिना उद्देश्य के नहीं मिलेगी आपको, हर कविता में कुछ ना कुछ उद्देश्य है, हर कविता में कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई होती है। तो ताबे हमें कवि नाय कविता के पीछे आखिर इनका उद्देश्य क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। तो एक सुच्चा साहित्यकार यार कवि परिभाषा, क्या इस कविता में आपको एक सुच्चा मतलब एक एकदम जो वास्तविक कवि जो होगा या साहित्यकार होगा वह कैसा होना चाहिए, क्या इस कविता में आपको यह देखने को मिलता है, उसकी परिभाषा देखने को मिलती है, या आपन साहित्यकार रूप एक परिचय, या
हमारे झा जी कैसे साहित्यकार होना चाहते हैं, इसका परिचय आपको इस कविता में देखने को मिलता है, या आपन रचना गुलक उद्देश्य, या फिर इनकी रचनाओं का उद्देश्य क्या है, यह आपको इस कविता में देखने को मिलता है। थोड़ा सा आप लोग जरूर सोचिएगा, तब तक मैं देखता हूं, थोड़ा सा आप लोग जरूर सोचिएगा, क्योंकि यह सवाल सोचने वाला ही है, यह सवाल सोचने वाला ही है, और आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम में। वो सीधे सीधे वाले सवाल कुछ एक रहते हैं, बाकी टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे जो आपको सोचवाएंगे, और आप अगर सही से नहीं सोच पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो इस कविता में आखिर, इस कविता के माध्यम से झा जी क्या बतलाना चाहते हैं, क्या मकसद है उनका इस कविता के पीछे, तो साफ साफ देखो, एक सुच्चा साहित्यकार और कवि की परिभाषा, यह साफ साफ कहते हैं कि यदि कवि माने है वे साहित्यकार, ताबे हमें एक छोट मोट कवि, कहते हैं कि नहीं कहते हैं इस कविता में, यदि काव्य माने हुए सुधे साहित्यकार, ताए हमें एक छोट मोट कवि, यानी कि कवि का मतलब अगर सिर्फ साहित्यकार होना है, एक साहित्यकार होना है, तब मैं एक छोटा मोटा कवि हूं। तो देखो ये बतलाते हैं कि क्या बतलाते हैं कि साहित्यकार कैसा होना चाहिए, ये बतलाते हैं इस कविता में, साहित्यकार और कवि कैसा होना चाहिए, इसकी परिभाषा इस कविता में ये दे रहे हैं। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बार बार कहते हैं कि कवि का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो नाचने के लिए कविताएं रचे, पेट चलाने के लिए कविताएं रचे, गाने के लिए कविताएं रचे, लोगों को एंटरटेन करने के लिए कविताएं रचे, ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो इस कविता में ये साफ साफ कह रहे हैं कि कवि कैसा होना चाहिए, एक साहित्यकार कैसा होना चाहिए, इस कविता में आपको इसकी परिभाषा ये दे रहे हैं। आपन साहित्यकार रूप एक परिचय, बिल्कुल ये अपने साहित्यकार रूप की भी आपको परिचय दे रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि यदि कवि माने है सुधे साहित्यकार, ताए हमें एक छोट मोट कवि, यानी कि अगर कवि का मतलब साहित्यकार होना है, तभी अपने आप को एक छोटा मोटा कवि मानते हैं। तो ये अपने साहित्यकार रूप की परिचय दे रहे हैं। ये कैसे साहित्यकार हैं, ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी संरचनाओं से समाज का भला हो, ना कि सिर्फ अपना भला हो। तो ये साहित्यकार का परिचय दे रहे हैं, ठीक है, अपने साहित्यकार रूप का परिचय दे रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। मैं कह रहा हूं कि झा जी साफ साफ बतलाना चाह रहे हैं कि वो अपनी रचनाओं से लोगों का भला करना चाहते हैं, वो अपनी रचनाओं को लोगों के लिए रचना चाहते हैं जिससे लोगों का कल्याण हो, ना कि सिर्फ मतलब कवि का कल्याण हो। ऐसी रचनाएं कवि जी, झा जी कभी नहीं रचना चाहते। तो आपन साहित्यकार रूप एक परिचय इसमें झा जी दे रहे हैं। आपन रचना गुलक उद्देश्य, जी हाँ, अपना रचना का उद्देश्य भी बतला रहे हैं कि ये अपने आप को बता रहे हैं कि एक छोट मोट कवि, यदि कवि माने सुधे साहित्यकार, ताई हमें एक छोट मोट कवि जे जाने ना काय किलबी करवैया, मतलब जो लोगों को हंसाना वसाना एंटरटेन करना बिल्कुल भी नहीं जानता। तो ये अपनी रचनाओं का उद्देश्य भी बतलाते हैं और अपने साहित्यकार रूप का भी परिचय दे रहे हैं, और ये अपने आप ये इस कविता में कवि की परिभाषा, साहित्यकार की परिभाषा भी बतला रहे हैं। क्लियर है, समझ में आया? समझने की कोशिश तो करना ही होगा, है ना, क्योंकि ऐसे घुमावदार सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो सवाल मिलेगा दोस्तों, मेरे सेशंस में आपको स्टैंडर्ड सवाल मिलेंगे, ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपको एग्जाम के लिए तैयार कर देंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसे ही सवाल आपको दिए जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो ऐसे ही घुमा करके देगा, आप घूमना मत, बिल्कुल भी मत घूमना। इसका आंसर हो जाएगा डी। याद रखना, थोड़ा सोचना होगा। कौन खोटा साहित्यकार एक रचनाएं याट सबद सबले बेसी पवा है। अब बहुत सारे सवाल मैं आपको दे दूं, बेकार बेकार के सवाल, जो सवाल से आपका कोई फायदा ही ना हो। बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, उन सवालों से आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो बेकार के सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं है। कौन खोटा साहित्यकार एक रचनाएं याट सबद सबले बेसी पवा है। आठ शब्द के की माने हुए, आठ शब्द के माने हुए कठिन शब्द, कठिन। तो झा जी की रचनाओं को जब भी आप पढ़ोगे ना, तो एकदम कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, एकदम ठेठ खोटा का इस्तेमाल करेंगे, जटिल शब्दावली आपको देखने को मिलती है इनकी रचना में। तो ये किसके बारे में बात किया जा रहा है? ये बात किया जा रहा है ए.के. झा जी के बारे में। किसके बारे में? ए.के. झा जी। एकदम क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टेढ़े मेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और कौन करते हैं? हमारे झा जी करते हैं। विश्वनाथ दसौंधी राज विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में आपको बता दे, इनको विश्वनाथानंद बाबा भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, विश्वनाथानंद बाबा। ये विश्वनाथानंद बाबा के नाम से भी फेमस थे। काय जानते हैं? तंत्र मंत्र विद्या में भी बड़ी निपुण थे ये, खूब तंत्र मंत्र विद्या ही जानते थे, और झाड़ फूक करने का भी काम करते थे। लेकिन ढोंग उंग करवैया के बड़ी एकदम अलग नजर से देखते थे, डांटवो करते थे, सख्त थे उन लोगों। पाखंडी और ढोंगी लोगों का ये सख्त विरोधी थे। तंत्र मंत्र को थोड़ा सा साइंटिफिक नजरिए से देखते थे, शोध के नजरिए से देखते, शोध करते थे। इनका एक दिन मूड हुआ, मतलब मूड एकदम अजबे हो गया। कतरास के ना, भटमुंडरा कतरास के हैं हमारे विश्वनाथ दसौंधी राज जी। तितकी पत्रिका का अगस्त 1977 से इन्होंने संपादन करने का काम किया। तो इनका क्या हुआ? मूड गया बिगड़। तो जितना हिंदुस्तान के सब तांत्रिक लोग है, और इन सब का सम्मेलन करवा दिए। ये कहां सम्मेलन करवा दिए? कहां सम्मेलन करवा दिए? तो कतरास में सम्मेलन करवा दिए, समझे ना। और
मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्वनाथ दशरथी राज जी जो है ये तंत्र मंत्र को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन ढोंग और पाखंड के विरोधी आदमी थे ये, समझ रहे हैं ना। इनकी रचनाएं भी बड़ी जबरदस्त होती है। राज इनका उपनाम है। वासुदेव महतो, तो इसका क्या था, साहित्यकारिक रचना, किसके साहित्य रचना में 8 शब्द ज्यादा मिलता है, तो ए के झा की रचना में मिलता है ना, ए के झा की रचना में मिलता है। अगला सवाल की तरफ चले। ताबे हमें कवि नायक कविता लस्तंगा लेतारे गलत के छाटा। अच्छा, इस कविता के लस्तंगा यानी कि संबंध के संदर्भ में, समझना, लस्तंगा मतलब संबंध, लेतारे मतलब संदर्भ, तो संबंध के संदर्भ में गलत को छांटना कि कौन सा गलत है। एक के झा, एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ, संतोष महतो। यानी कि कह रहा है ये सवाल कि ताबे हमें कवि नायक कविता में कविता का संबंध किससे नहीं है। तो देखो कि एक झा से संबंध है, क्योंकि एक झा तो कवि निकले। एक मौनी फूल से संबंध नहीं है, एक मौनी फूल से कोई लेना देना नहीं है। एक पथिया डोंगल महुआ में इसका प्रकाशन हुआ, संतोष महतो जी इसके संकलनकर्ता और संपादक हैं, यहां तक तो सही है, लेकिन इसका एक मौनी फूल से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से यही तो बोला कि कौन सा इसका मतलब गलत है, गलत छांटना था, तो इस बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चले। अगला सवाल है कि पीटीपीएस स्टोर कीपर रूपे के काम करे हला, यानी कि कौन से ऐसे खोटा साहित्यकार थे जिन्होंने पीटीपीएस यानी कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में स्टोर कीपर का काम किया और वहां से रिटायर हो गए। तो कौन थे? आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि वो कोई और नहीं, हमारे ए के झा जी, मौसम वैज्ञानिक झा जी, हमारे पीटीपीएस में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में 1975 से लेकर के 1999 तक का समय जो है ये इन्होंने क्या किया, पीटीपीएस में स्टोर कीपर की नौकरी किए और फिर वहीं से रिटायर भी हो गए, है ना। इन्होंने खोरठा के लिए बहुत काम किया दोस्तों, मगर खोरठा के साथ साथ ये पीटीपीएस में भी स्टोर कीपर का काम किया करते थे, ठीक है। और बहुत ही तेज तर्रार इंसान, बहुत ही मेहनती इंसान, इतना जितना मेहनती ये थे, इनकी रचनाओं को देख करके, इनके काम को देख करके जैसा पता चलता है, ये काफी मेहनती थे, समझे ना, काफी मेहनती थे और इनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट थी। और खोरठा भाषा का जन आंदोलन का रूप देने में बहुत बड़ा योगदान हमारे ए के झा जी का भी रहा है। पानुरी जी ने जिस तरह से काम किया हमारे खोरठा के लिए, झा जी ने भी कुल मिलाकर के वैसा ही काम किया हमारे खोरठा भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। इन्हीं सब का देन है कि आज खोरठा भाषा आप पढ़ रहे हैं। अगर ये सब ना होते तो शायद आज विषय के रूप में खोरठा भाषा देखने को ना मिलता। आज लोग खोरठा भाषा को अपनी मातृभाषा में शोध वोध के लिए कार्य नहीं कर रहे होते। ये सब झा जी का देन है। किसका देन है? झा जी का देन। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ताबे हमें कवि नायक का इतना ही क्वेश्चन था, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कविता कोई बड़ी भी नहीं है, छोटी सी कविता है। जो लोग कविता को नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देख करके आइए और फिर इस सेशन को देखिएगा और फिर देखिएगा कि इस सेशन में फिर आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिला है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, झार पाठशाला को अपना प्यार देने के लिए और 10,000 से भी अधिक का परिवार बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।